सभी बच्चों का आपके इस परिवार न्यू अनुभव ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। स्वागत की इस कड़ी में आज देखेंगे बहुत ही फेवरेट आपका टॉपिक है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इसके पहले आप लोगों ने देखा था। इसके पहले आपने बहुत ही अच्छे अंक देखे थे, जैसे आपको देखिए महान्यवादी और महाधिवक्ता। हम उम्मीद करते हैं कि आपने ये दोनों वीडियो देख लिया होगा। इसके बाद ये वीडियो है, इसको भी आप लोग अवश्य देखें। बहुत ही अच्छी वीडियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप जानते हो कि क्वेश्चन इससे अवश्य मिलेंगे। यहाँ पे देखिए टॉपिक हमारा क्या है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। इंग्लिश में बोलते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, शॉर्ट में से सीएजी बोलते हैं। शॉर्ट में से क्या बोलते हैं, या फिर सीएजी शॉर्ट में बोला जाता है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इसका फुल फॉर्म होता है। सीएजी का फुल फॉर्म क्या होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इसका फुल फॉर्म होता है। तो देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट पॉइंट पे क्या है, पद आपको मालूम है। अनुच्छेद 48 के अनुसार, यहाँ पे अनुच्छेद 148 के अनुसार भारत सरकार में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का पद है। देखा आपने, ये पद एक ही होता है संपूर्ण भारत में, सभी राज्यों में ये केवल मात्र एक पद होता है। ऐसा नहीं कि राज्यों में अलग होते, राज्यों में अलग नहीं होते। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की केवल मात्र भारत में मात्र एक पद है। और ये पद कैसा है, और ये देखिए पद कैसा है। देखिए सीएजी का पद कैसा है, कैग का पद कैसा है, संवैधानिक। देखिए ठीक है ना, संवैधानिक, जिसका संविधान में उल्लेख किया गया हो वो क्या होता है, संवैधानिक। जिसका संविधान में उल्लेख है वो क्या है, आपका संवैधानिक। तो कैसा पद है, संवैधानिक पद है। आइए देख लेते हैं इस पद के बारे में। इस पद के बारे में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने बहुत सुंदर परिभाषा दिया। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने क्या कहा, कैग भारत का सर्वोच्च पद है। जितने भी आपकी सर्विस हैं उन सभी में सबसे सर्वोच्च पद क्या है, यदि कोई पद है तो किसका है, वो कैग का। इसीलिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के अनुसार कैग सर्वोच्च पद है, कहां, भारत का। तो चलिए आप देखिए पद की बात देखा आपने। अनुच्छेद 148 के अनुसार भारत सरकार में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद है। और ये पद कैसा है, संवैधानिक पद है। ये पद कैसा है, संवैधानिक। कभी पेपर में आ जाए कि कैग का पद कैसा होता है तो आप क्या लिखेंगे, संवैधानिक है। आइए चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं इस पद की गरिमा। देखिए बहुत ही अनिवार्य है, इस पद की गरिमा बहुत ही अनिवार्य है। तो आइए चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। इसकी जब नियुक्ति होती है तो नियुक्ति कौन करता है, देखिए नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करता है। कैग की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति ऐसे नहीं करेगा, राष्ट्रपति ऐसे नहीं करेगा, मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। किसकी, मंत्रिपरिषद की सलाह पर। आपको मालूम है आर्टिकल यहाँ पे 74 के अनुसार, आर्टिकल 74 के अनुसार क्या है, मंत्रिपरिषद का गठन होता है। अनुच्छेद 74 के अनुसार क्या है, मंत्रिपरिषद का गठन होता है। और मंत्रिपरिषद का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है, प्रधानमंत्री। अर्थात क्या है, मंत्रिपरिषद की सलाह का मतलब ही हो गया प्रधानमंत्री की सलाह पर। प्रधानमंत्री की सलाह पे, क्योंकि आप जानते हो राष्ट्रपति क्या होता है, कार्यकारी प्रधान होता है। राष्ट्रपति कार्यकारी प्रधान होता है, जबकि वास्तविक प्रधान कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। तो देखिए यहाँ पे नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। चलिए देख लेते हैं अगले पॉइंट पे। नेक्स्ट आपका पॉइंट है कार्यकाल। देखिए इनका जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है। कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले, मतलब 65 वर्ष की आयु की अधिक नहीं होना चाहिए, ध्यान दीजिए। इसका मतलब क्या है, 6 वर्ष। देखिए यहाँ पे जैसे कोई भी व्यक्ति आपका 54 वर्ष का है, या आप देखिए और देखिए इसका कार्यकाल कितना है, 6 साल में कार्यकाल हो जाएगा। या आप देखिए 60 वर्ष। तो इस तरीके से आपका ये है आपका। और मान लीजिए आपका कोई आपका है तो यहाँ पे कोई व्यक्ति 62 वर्ष का है। अब ये सोचा जाए कि इसका कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया जाए, तो ये आपको देखिए कितना हो जाएगा, 68।
ये संभव नहीं, ये संभव नहीं है। अर्थात क्या है, केवल मात्र आपका देखिए कार्यकाल कितना हो जाएगा, 3 वर्ष केवल कार्यकाल हो जाएगा। देखिए कितना, 65 वर्ष में, 65 वर्ष में रिटायरमेंट हो जाएगा, 65 वर्ष में रिटायरमेंट हो जाएगा। अर्थात क्या है, इसका कार्यकाल क्या है, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। ये बात समझाई पूरी तरह से। देखिए कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष का होता है। तो चलिए नेक्स्ट देखिए, आप देखिए नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या है, यहाँ पे उपाधि देखिए। उपाधि आपको ज्ञात है, कै को आइडा की उपाधि दी गई, कै को आइडा की उपाधि दी गई है। आइए चलते हैं यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे है कार्य और शक्तियां। तो चलिए देखिए, आपको मालूम है कै की कार्य और शक्तियां क्या है, आपको पता है। देखिए यहाँ पे देखा आपने अनुच्छेद 149 के अनुसार, कभी पेपर में आ जाए कि कै की कार्य और शक्तियों का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है, तो देखिए अनुच्छेद, देखिए यहाँ पे अनुच्छेद 149 में इसकी व्याख्या की गई है। अनुच्छेद 149 में कर्तव्य एवं शक्तियों की व्याख्या की गई है। आइए दूसरे पॉइंट पे यहाँ पे देखते हैं, सेकंड पॉइंट पे क्या है, यहाँ पे अनुच्छेद 151 में क्या है, कै अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करेंगे। यहाँ पे देखिए कार्य और शक्तियां, यहाँ पे देखिए कार्य और शक्तियों में यदि किसी प्रकार का घोटाला होता है, किसी प्रकार का, जैसे कॉमनवेल्थ गेम या 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, किसी प्रकार के घोटाले होते हैं, तो उसकी संपूर्ण रिपोर्ट बना करके किसको प्रस्तुत करना पड़ता है, कै को। पूरी लिखा पढ़ी देखिए क्या है, आय व्यय, कोई भी आपका निर्माण होता है, आप जानते हो क्या है, उस पैसे का बंदरबाट होता है, बंदरबाट। तो ऐसी स्थिति में क्या है, आपकी रिपोर्ट बना करके किसको प्रस्तुत करना होता है, राष्ट्रपति को प्रस्तुत करना होता है। कौन प्रस्तुत करेगा, अनुच्छेद 151 में कै अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत करेगा, किसके पास, राष्ट्रपति के पास। तो देखिए ये आपका 149 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, 151 भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अब आइए देखिए थर्ड पॉइंट पे यहाँ पे देखते हैं समस्त वित्तीय प्रणाली का नियंत्रण। इसका जो मुख्य काम है, समस्त वित्तीय प्रणाली, वित्तीय प्रणाली क्या होती है, फाइनेंस। सरकार जो भी कार्य कराती है, वो चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, आप जानते हो तमाम से विभिन्न प्रकार की योजनाएं चला करती हैं। उन योजनाओं में क्या होता है, पैसे का बहुत ज्यादा दुरुपयोग होता है, और वो जमीनी स्तर पे आपका जो है वो आपका नहीं आपका हकीकत हो पाता, और पैसे का क्या है, दुरुपयोग हो जाता है। ऐसी कंडीशन में ये घोटाले को उजागर करने का श्रेय किसका होता है, ये कै जो है, ये चाहे तो आप घोटाले को कर सकता है, इसकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, इसीलिए इसका पद है, ये भारत का सबसे बड़ा पद होता है, और मात्र एक पद होता है, मात्र एक पद होता है। आइए देखते हैं यहाँ पे समस्त वित्तीय प्रणाली का नियमन। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे क्या है, महाभियोग। महाभियोग देखिए यदि कै पूरी ईमानदारी से निष्ठा पूर्वक कार्य नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में क्या है, उसके ऊपर महाभियोग लगाया जा सकता है, उसके ऊपर क्या है, महाभियोग लगाया सकता है। या कदाचार का दोषी हो, या किसी भी अपराध में स्वयं सम्मिलित हो गया हो, या किसी भी घोटाले में वो स्वयं भी इन्वॉल्व हो गया हो, ऐसी कंडीशन में क्या है, यहाँ पे देखिए क्या है, महाभियोग लगाया जा सकता है। और महाभियोग की प्रक्रिया कैसी होती है, महाभियोग की प्रक्रिया ठीक उसी प्रकार होती है जैसे सर्वोच्च न्यायालय के जज के साथ होता है। सर्वोच्च न्यायालय का जो जज होता है उसके खिलाफ भी आपका क्या है, महाभियोग लगाया जा सकता है। और किस आर्टिकल के तहत, तो देखिए 124 फोर्थ सेक्शन, यहाँ पे देखिए 124 आपको देखिए यहाँ पे क्या है, आर्टिकल 124 और सेक्शन आपका 4 के तहत आपको देखिए महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जा सकती है। किस पे लगाई जा सकती है, कैग पे, कैग पे लगाई जा सकती है। अर्थात कैग का मतलब क्या है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, शपथ देखिए। यहाँ पे देखिए शपथ की प्रक्रिया क्या है, शपथ कौन दिलाएंगे, राष्ट्रपति। देखिए यहाँ पे राष्ट्रपति के समक्ष आपका जो है शपथ लेगा, कौन शपथ लेगा, कैग शपथ लेगा। यहाँ पे देखिए क्या है, कैग शपथ लेगा राष्ट्रपति के समक्ष। यहाँ पे देखा आपने नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेंगे, जब नियुक्ति करेंगे तो शपथ भी आपको इन्हीं के सामने आपको लेना होगा, किसको, कैग को। यहाँ पे देखा आपने तो राष्ट्रपति के समक्ष। और देखिए क्या है, यहाँ पे अनुसूची 3 के अनुसार, अनुसूची किसके अनुसार, अनुसूची किसके, अनुसूची कितनी है आपको मालूम है, 12 अनुसूचियां, ठीक है ना, आपको मालूम है 12 अनुसूचियां हैं। देखिए तो अनुसूची 3 के अनुसार, जबकि आपको पता है भारतीय संविधान के मौलिक भाग में, मूल भाग में आपको पता होना चाहिए पहले कितनी अनुसूचियां थी, 8 थी, लेकिन वर्तमान समय में कितनी है, 12 है। अर्थात अनुसूची
3 के अनुसार यहाँ पे देखिए शपथ का प्रावधान है। आइए देखिए इसके बाद क्या है, शपथ ले लिया और कोई भी कारण हो गया, त्याग पत्र जिसे देना है। त्याग पत्र किस स्थिति में दिया जाता है? त्याग पत्र होता है कि कोई अधिकारी है, कोई ऑफिसर है, जैसे कहेगा देखिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसी भी तरीके से वो परेशान है, परेशानी कई प्रकार की हो सकती है, शारीरिक परेशानी, वो कार्य करने में परिपूर्ण नहीं है, या आपका तमाम से रोगों से ग्रसित हो गया, पैरालिसिस हो गया, उसका शरीर साथ नहीं दे रहा, ऐसे कंडीशन में क्या है, वो पद की गरिमा को रखते हुए क्या कर देगा, त्याग पत्र दे देगा। त्याग पत्र देगा, कैसे देगा, स्वेच्छा से देगा। और किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा। किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा। ये क्या है आपका त्याग पत्र का प्रावधान देखिए किसके पास देगा, राष्ट्रपति के पास। तो चलिए देखिए नेक्स्ट आपका क्या है, वेतन। वेतन इन्हें कहां से प्राप्त होता है, देखिए तो भारत की संचित निधि से। कैग का जो वेतन होता है, वो कैग का जो वेतन होता है भारत की संचित निधि से प्राप्त होता है। किसकी, संचित निधि से। और आपका देखिए जो इसका वेतन होता है आपको पता होना चाहिए कितना होता है, यहाँ पे 2,50,000 2,50,000 रुपए वेतन होता है। किसका, कैग का वेतन 2,50,000। और देखिए कहां से प्राप्त होता है, भारत की संचित निधि से दिया जाता है। भारत की संचित निधि से दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग ध्यान से समझें, बहुत ध्यान से समझें, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए यहाँ पे फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए पद का उल्लेख अनुच्छेद 148 के तहत देखा आपने, 148 के अनुसार भारत सरकार में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद है। और ये पद कैसा होता है, आपको मालूम है पद कैसा होता है, संवैधानिक होता है। जिसका संविधान में उल्लेख हो वो संवैधानिक होता है। आइए देखिए दूसरे पॉइंट पे क्या है, नियुक्ति। इनकी नियुक्ति कौन करता है, आपको मालूम है राष्ट्रपति करता है। महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और ऐसे नहीं करेगा, ध्यान देगा, मंत्रिपरिषद की सलाह पर अनुच्छेद 74 के अनुसार मंत्रिपरिषद का गठन है। यहाँ देखिए मंत्रिपरिषद का गठन है अनुच्छेद 74 के अनुसार। इसके अनुसार देखिए क्या कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। और मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है, आप लोग जानते हैं मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। तो देखिए ये क्लियर सी बात है कि आप देखिए नाम तो होता है कि राष्ट्रपति देखिए, लेकिन आपका कहीं न कहीं देखिए आपका प्रधानमंत्री का भी रोल होता है। देखते हैं यहाँ पे कार्यकाल देखते हैं। कार्यकाल 6 वर्ष का है या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले। तो देखा आपने यहाँ पे कार्यकाल। आइए देखते हैं क्या है, उपाधि देखते हैं। कैग को आइडाक की उपाधि प्रदान की गई है। कैग को आइडाक की उपाधि प्रदान की गई है। नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं कार्य एवं शक्तियां। ये आप देखिए फर्स्ट पॉइंट पे अनुच्छेद 149 में कर्तव्य एवं शक्तियों का उल्लेख किया गया है। इसमें कर्तव्य एवं शक्तियों का उल्लेख किया गया है। ठीक उसी प्रकार अनुच्छेद 151 में कैग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देते हैं। कोई घोटाला हो जाए तो रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करेंगे, राष्ट्रपति को। या फिर कोई भी आपको कोई जमीनी घोटाला है, कोई भी आपका है, आप कहें रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे किसको, राष्ट्रपति को। फिर यहाँ पे देखिए थर्ड पॉइंट में क्या है, आपका समस्त वित्तीय प्रणाली का नियंत्रण किसके हाथ में होता है, कैग के नियंत्रण में होता है। चलिए देख लेते हैं महाभियोग। महाभियोग जानते हो आप, देखिए आप जिस प्रकार से महाभियोग सर्वोच्च न्यायालय के जज के ऊपर लगता है, ठीक उसी प्रकार आपका देखिए कैग के ऊपर लगता है। और वो किस नियम के तहत, यहाँ पे किस आर्टिकल के तहत, तो अनुच्छेद यहाँ पे देखिए क्या है 124 के अनुसार। और आपका क्या है, यहाँ पे देखिए 124 और ये आपका सेक्शन क्या है, आपका 4, आपका सेक्शन 4 है, पार्ट 4 इसका है। देखा आपने महाभियोग की प्रक्रिया। अब देखिए शपथ। शपथ देखिए राष्ट्रपति के समक्ष आपका शपथ लेता है कौन, कैग लेता है। आप देखिए जिसका उल्लेख मिलता है अनुसूची 3 में मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं त्याग पत्र। देखिए जो नियुक्ति देगा, देखिए त्याग पत्र उसी को दिया जाता है। यहाँ पे देखिए क्या है, त्याग पत्र यहाँ पे देखिए स्वेच्छा से राष्ट्रपति को देता है। इसके बाद देखते हैं वेतन। आपको मालूम है भारत की संचित निधि से वेतन प्राप्त होता है। और कितना प्राप्त होता है, 2,50,000 वेतन प्राप्त होता है। आइए आगे देखते हैं। आप जानते हो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ये आपका सर्वोच्च पद होता है। ये बहुत जिम्मेदारी वाला पद होता है, क्योंकि आप जानते हो प्रजातंत्र में जो संपूर्ण योजनाएं बनाई जाती हैं जनता के हित में बनाई जाती हैं। आपको मालूम है, ये आप देखिए
लोकतंत्र, आइए देखते हैं लोकतंत्र, देख लेते हैं डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक या लोकतंत्र, लोकतंत्र या देखेंगे लोक माने जनता और तंत्र माने शासन। जहां पे जनता का शासन होता है उसे लोकतंत्र कहा जाता है, जहां पे जनता का शासन होता है उसे लोकतंत्र कहा जाता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए ये डेमोक्रेसी के 4 आधारभूत स्तंभ होते हैं। इसके 4 आपके स्तंभ होते हैं, किसके? लोकतंत्र के 4 स्तंभ। देखिए ये 4 स्तंभ हैं। पहला स्तंभ क्या होता है? तो ये पहला स्तंभ क्या होता है? न्यायपालिका। न्यायपालिका ये पहला स्तंभ है। आइए दूसरा स्तंभ क्या होता है? निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग। आइए तीसरा देखिए आधारभूत जो स्तंभ है किसका? डेमोक्रेसी का, ये लोकतंत्र का। यहां पे देखिए क्या है तीसरा, तो चलते हैं तीसरा देखते हैं, कैग। तीसरा कैग, जिसकी हम व्याख्या कर रहे हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, शॉर्ट में क्या बोलते हैं? कैग। देखिए बहुत जिम्मेदारी का पद है। देखा आपने, ये आधारभूत आपका क्या है? ढांचा है। ये देखा आपने आधारभूत ढांचे में ये आपका पॉइंट शामिल है, कैग। इसीलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा था? कैग सर्वोच्च पद है, भारत का सबसे सर्वोच्च पद क्या है? कैग। और ये एक ही पद, मात्र एक ही पद होता है। देखा तो ये क्या है आपका लोकतंत्र ढांचा। देखिए ये आपके 4 पिलर होते हैं। यहाँ पे देखिए पहला पिलर क्या है आपका? न्यायपालिका। दूसरा क्या है आपका? निर्वाचन आयोग। तीसरा आपका क्या है? कैग। और चौथा क्या है यहाँ पे? यूपीएससी। देखिए यूपीएससी में आपको मालूम है ये अखिल भारतीय सेवाएं आती। क्या अखिल भारतीय सेवाएं आती? अखिल भारतीय सेवाओं में आपको मालूम है, यहां पे देखिए अखिल भारतीय सेवाओं में क्या क्या आते हैं आपको मालूम है? आईएएस, क्या आईपीएस, आईएफएस। देखा आपने ये 3 पद आते हैं। देखिए अखिल भारतीय सेवाओं में देखिए तो ये कैग जो होता है ये किस लेवल का अधिकारी होता है? ये आईएएस लेवल का अधिकारी होता है। ये जो कैग होता है ये किस लेवल का अधिकारी होता है? ये आपका आईएएस लेवल का अधिकारी होता है। आईएएस का मतलब क्या होता है? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। इसे क्या कहते हैं? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कहते हैं। आईपीएस का मतलब होता है इंडियन पुलिस सर्विस कहते हैं। आईएफएस का मतलब होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस कहते हैं। तो ये कौन सी सेवाएं हैं? इनको अखिल भारतीय सेवाएं कहते हैं। इनका उल्लेख मिलता है, आपको बता दें, अनुच्छेद 312 में मिलता है। इनका उल्लेख 312 में आपका अखिल भारतीय सेवाएं किसमें है? 312 में है। आइए यहाँ पे देख लेते हैं कैग। कैग का आपने पद देखा आपने, यहाँ पे कैग का पद क्या है आपका? यहाँ पे 148, अर्थात जो इसकी व्याख्या है आपको मालूम है यहाँ पे अनुच्छेद क्या है? 148 के तहत है। क्या है? अनुच्छेद 148 के तहत इनकी व्याख्या की गई है। यहाँ पे 312 के तहत इनकी व्याख्या की गई है। अब यहाँ पे निर्वाचन आयोग की बात आती है। ये सारी आपकी देखिए स्वतंत्र एजेंसियां होती है। देखिए ये स्वतंत्र एजेंसियां आपकी सारी आपकी स्वतंत्र एजेंसियां होती है। तो यहाँ पे देखिए क्या है? निर्वाचन आयोग। खास तौर पे यहाँ पे ये देखेंगे तो न्यायपालिका को जानते हो आप लोग, क्या है आपकी स्वतंत्र एजेंसी। न्यायपालिका का मतलब क्या होता है? जनता को न्याय प्रदान करना। आपको मालूम है अनुच्छेद 50 के अनुसार, अनुच्छेद 50 में क्या है? न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखा गया है।
न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखा गया है, अर्थात न्यायपालिका क्या है? स्वतंत्र एजेंसी है। क्या है आपका? स्वतंत्र एजेंसी है। इसमें किसी का सरकार का हस्तक्षेप नहीं है, सरकार का या अन्य व्यक्ति का आपका कोई हस्तक्षेप नहीं होता। ये स्वतंत्र आपकी देखिए न्यायपालिका देखिए आपकी स्वतंत्र आपकी एजेंसी होती है अनुच्छेद 50 के अनुसार। यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 50 के अनुसार। आइए निर्वाचन आयोग की बात कर लेते हैं। तो देखिए इसकी जो आर्टिकल है आपका यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 324 के तहत, अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग देखिए, निर्वाचन आप देखिए आपको मालूम है कि कल आपका आचार संहिता लागू हो गई है। यहां पे देखिए क्या है, निर्वाचन आयोग ही ये चीज लॉन्च करता है। और इस समय आपके निर्वाचन आयोग कौन है? निर्वाचन आयुक्त कौन है? सुशील चंद्रा है। कौन है? सुशील चंद्रा। तो आपने देखा विस्तृत कार्यक्रम कल जो है प्रस्तुत कर दिया है। निर्वाचन आयोग ने ये आपका प्रस्तुत कर दिया है कि आपका देखिए यूपी में चुनाव देखिए कितने चरणों में होंगे? 7 चरणों में आपके चुनाव होंगे। तो चलिए देखा आपने निर्वाचन आयोग इसकी जो व्याख्या है ये आर्टिकल 324 में है। और यहाँ पे जो न्यायपालिका है आपको मालूम है क्या है न्यायपालिका? ये अनुच्छेद किसमें है? 50 में है। ये 50 में है, ये 324 में है, ये 148 में है, ये आपको देखा 312 में क्या है? अखिल भारतीय सेवाएं हैं। अखिल भारतीय सेवाओं में क्या है आपका? यहाँ पे देखा आपने आईएएस है, ये आईपीएस है और आईएफएस है। तो देखिए ये डेमोक्रेसी क्या है आपका? डेमोक्रेसी पॉलिसी क्या होता है? कोई काम प्रजा के हित में कार्य करना। कोई काम क्या है? प्रजा के हित में करना। यहाँ पे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने देखिए क्या कहा? कैग आपका सर्वोच्च पद है, अर्थात क्या उल्लेख मिलता है? इस कैग का मुख्य उद्देश्य होता है कि आपका जनता के हित में कार्य करना। क्या है? जनता के हित में कार्य करना, सरकार को सपोर्ट करना या सरकार के सही कार्य के लिए सपोर्ट करना और आपका गलत कार्य के लिए सपोर्ट ना करना, ये भी शामिल है। ये नहीं कि आपका सही हो ये गलत हो सपोर्ट करना, ऐसा कुछ नहीं है। ध्यान दीजिएगा, सही है तो सपोर्ट करना और यदि आपका गलत है तो क्या आपका उसकी रिपोर्ट आपको प्रस्तुत करना है। किसके समक्ष? राष्ट्रपति के समक्ष आपको प्रस्तुत करना है। क्योंकि आप जानते हो तमाम से आपके घोटाले हो जाते हैं, उनकी जो क्या है आपकी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे तो कौन करेंगे? ये आपके कैग ही प्रस्तुत करते हैं। हमने इस अंक को बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया है, बहुत ही अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया है। हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि इसमें जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है इनको आप लोग अवश्य याद कर लेंगे। ये आपकी जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है इनको आप लोग अवश्य याद कर लेंगे। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप देखिए ये सारी आपके देखिए यहाँ की जो आर्टिकल्स है आप देखिए 149 है, यहाँ पे 151 है। देखिए ये आपके मेन आर्टिकल आपको सब आपको याद करना है बहुत अच्छे से। एग्जाम में आपके ऐसे ही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो चलिए देखिए हम आपको आशा करते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छा लगा होगा, ऐसे ही उम्मीद करते हैं। यदि आपका हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज आप लोग लाइक करें, मित्रों के बीच में शेयर करें और चैनल को आप सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।